मेरा नाम अक्षय है। मैं बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ आज से 6 साल पहले घटी थी। और जो मेरे साथ हुआ उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप मेरा यकीन मानिए, मेरी राशि में ऐसे इंसिडेंट्स होना आम बात है। मेरे साथ कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं, पर मैं उनके बारे में बात नहीं करता। पर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो घटना सबसे अलग और सबसे भयानक है। जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, और जो थोड़े थे वो भी पीठ पीछे मेरी बुराई किया करते थे। इसी वजह से मैं अकेला रहना पसंद करता था। मुझे नेचर की वीडियोस बनाना बड़ा पसंद था। मैंने कई शॉर्ट मूवीज भी बनाई थी, मगर मुझे उनसे कुछ खास अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। बजाय इसके लोग मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। इसलिए मैं अपने गांव में किसी से भी बात नहीं करता था। अक्सर मैं अपना कैंपिंग का सामान लेकर अकेले ही जंगलों में निकल जाता था, इस बात की परवाह किए बिना कि जंगल में मुझे जंगली जानवर जैसे बाघ, जंगली सुअर और भालू जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। पर मैं इतने सालों से उस गांव में रह रहा था, मैंने कभी कोई जंगली खतरनाक जानवर देखा नहीं था, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता था। ऐसी ही एक सुबह मैंने अपना कैंपिंग का सामान अपनी पीठ में लादा और मैं निकल गया अपने गांव के पीछे ऊंचे ऊंचे जंगलों में। मैंने ठान लिया था कि अब मैं 2-3 दिन के बाद ही घर वापस लौटूंगा। मैंने 2-3 दिनों के लिए मैगी और कुछ सूप के पैकेट्स रख लिए थे। मैं ऊपर पहाड़ी वाले जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में गांव के कुछ लड़के मुझे मिले और वो मुझ पर तंज कसने लगे, मगर मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैं बस अपने रास्ते चलता रहा। चलते चलते मैं आबादी वाले इलाके से बहुत दूर घने जंगल में कहीं तो पहुंच गया था। मैं 3-4 पहाड़ों को पार कर चुका था। उस जंगल में एक पैदल कच्चा रास्ता तो था, मगर उस रास्ते में कई सालों से शायद कोई आया नहीं था, क्योंकि वहां सूखी लकड़ियां, पत्ते, झाड़ियां वगैरह उगी पड़ी थी। मैं उन्हीं के बीच से रास्ता बनाते हुए चलता जा रहा था। साथ ही साथ मैं अपने मोबाइल फोन में वीडियोस भी बनाते हुए जा रहा था। मुझे उम्मीद थी कि ये ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे यादगार ट्रिप साबित होगा, जो कि साबित हुआ भी। खैर, मैं करीब 3 घंटे से चल रहा था, मगर मुझे कैंप लगाने के लिए कोई सटीक जगह नहीं मिली। मैं ऐसी कोई जगह तलाश रहा था जहां पानी का कोई छोटा सा पोखर हो या छोटी सी नदी हो, ताकि मेरे लिए पानी का इंतजाम हो सके। मगर चलते चलते मैं न जाने कहां पहुंच गया था। वहां से दूर दूर तक सिर्फ जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे। जिस रास्ते में मैं चल रहा था वो भी न जाने कहां जाता था, क्योंकि दूर दूर तक मुझे सिर्फ पहाड़ और जंगल ही दिखाई दे रहे थे। कुछ देर भटकने के बाद मुझे मेरी उम्मीद से एकदम परे वहां उस जंगल में एक घर दिखाई दिया। पत्थरों का बना हुआ वो 2 मंजिला पुराना सा घर, जिसके आंगन में झाड़ियां उगी हुई थी। उस मकान को देखकर लग रहा था कि उसमें 2 ही कमरे थे, एक नीचे, दूसरा उसके ऊपर, और छत चपटे पत्थरों को बिछाकर बनाई गई थी, जिन्हें हमारी कुमाऊनी भाषा में पाथर कहा जाता है। वो घर ऐसा लग रहा था जैसे उसका मालिक कई दशकों से वहां वापस नहीं आया हो। उस मकान की दीवारों के रंग समय और मौसम की मार खाकर काले पड़ चुके थे। खिड़की दरवाजों को भी बरसात और दीमक ने बर्बाद कर दिया था। मैंने सोचा वहां पर मकान है तो जरूर आसपास कहीं पर पानी का स्रोत जरूर होगा। मैं बहुत थक भी चुका था और आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। उस मकान को देखकर मेरा मन वहीं रुकने का हो गया। मैंने अपनी पीठ का लदा हुआ बैग उतारकर उस मकान की टूटी हुई बाउंड्री वॉल के ऊपर रखा और पानी ढूंढने के लिए मैं उसके आसपास घूमने लगा। उस मकान से थोड़ा ही दूर जाकर मुझे एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि वो क्या है। मैं उसके पास गया और मैंने झुककर उसके अंदर झांका। मैंने देखा वो पानी का एक छोटा सा कुआं था, जिसे हमारे पहाड़ों में नौला कहते हैं। उसके 3 तरफ दीवारें और छत बनाई जाती है ताकि पानी साफ और सुरक्षित रहे। खैर, मेरे लिए वो जगह एकदम ठीक थी।
मैंने वहीं रुकने का मन बना लिया। दोपहर के 2 बज चुके थे। मैं वापस उस पुराने मकान के पास आया और मैंने सबसे पहले उसकी आंगन की झाड़ियां साफ करने के लिए उसमें आग लगा दी। करीब 15 मिनट में उस छोटे से आंगन की सूखी झाड़ियां जल गई। मैंने एक पेड़ की टहनी तोड़कर उसे झाड़ू की तरह इस्तेमाल किया और उस आंगन को साफ करने लगा। जब मैं उस आंगन को साफ कर रहा था, तभी मुझे मेरे पीछे कुछ दूरी से किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने पलटकर पीछे देखा, मगर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं भी 2 बार खांसा ताकि उस दूसरे बंदे को मालूम चले कि मैं वहां पर हूं, मगर मेरी खांसी के बाद मुझे ना कोई दिखाई दिया ना ही सुनाई दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जब मुझे कोई नहीं दिखा, तब मुझे लगा शायद मेरे कान बज रहे थे। मैं वापस आंगन को झाड़कर साफ करने लगा, लेकिन तभी फिर से मुझे मेरे पीछे से किसी चीज की सरसराहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक आम के, अमरूद के पेड़ थे, फिर चीड़ का जंगल था, मगर उसके अलावा वहां ना कोई जानवर था ना ही कोई इंसान। मैंने सोचा कि कहीं मैं किसी गांव में तो नहीं आ गया। जैसे ये घर है वैसे ही शायद और भी घर होंगे जहां शायद अभी भी लोग रहते होंगे। मैं पूरा आंगन झाड़ चुका था। मैंने सोचा क्यों ना आसपास देख लूं कि कहीं कोई और भी घर या लोग तो नहीं हैं आसपास। मैंने अपना बैग अपनी पीठ में टांगा और उसी रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ा। करीब 10 मिनट तक चलते रहने के बाद मुझे ना कोई घर दिखा और ना ही जानवर ना इंसान। यहां तक कि उस रास्ते में किसी गाय, बैल, भैंस, बकरी का गोबर तक नहीं पड़ा था। उस जंगल में मवेशी तक नहीं चरने आते थे, यानी कि आसपास कोई गांव था ही नहीं। वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। मैं वापस उसी पुराने घर के पास आ गया। पहले तो मेरा मन था कि मैं उसके आंगन में टेंट लगाकर कैंपिंग करूं, मगर अब तक मैं इतना थक चुका था कि मेरे अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि मैं उस पुराने घर के दरवाजे में लटका हुआ पुराना सा जंग लगा हुआ ताला तोड़ सकूं। जैसा कि मैंने बताया था कि उस पुराने से मकान में 2 कमरे थे, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर वाले कमरे तक बाहर से ही एक सीढ़ी जाती थी, तो मैंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया, क्योंकि नीचे वाले कमरे में सांप बिच्छू का ज्यादा खतरा था। मैंने आंगन से एक पत्थर उठाया और सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मैंने दरवाजे पर लटके ताले पर पत्थर से एक वार किया। वो ताला एक ही वार में खुल गया। मैंने ताला निकाल के दरवाजे को धकेला। दरवाजा जाम था, क्योंकि कई सालों से वो बंद पड़ा था। मैंने थोड़ा और जोर दिया और दरवाजा खुल गया। ये सारी चीजें मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा था, ताकि इस पूरे ट्रिप का मैं यूट्यूब में व्लॉग अपलोड कर सकूं। घर का ऊपर वाला कमरा छोटा था और छत भी काफी नीचे थी। छत से नीचे ढेर सारे मोटे मोटे मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दरवाजे के पास ही एक छड़ी गिरी हुई थी। मैंने उसे उठाया और सारे मकड़ी के जालों को उस छड़ी की सहायता से साफ कर दिया। करीब 5 मिनट लगे मुझे उस कमरे को साफ करने में। उसके बाद मैंने फर्श पर स्लीपिंग मैट बिछाया और मैं उसमें लेट गया। फिर मैंने अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकाला और लेटे लेटे ही सिगरेट सुलगाकर उसके कश मारने लगा। कुछ देर बाद लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और फिर एक आवाज को सुनकर मेरी आंख खुली। वो आवाज ऐसी थी मानो जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने लाइटर जलाकर देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उस घर में बिजली नहीं थी। होती भी तो शायद इतने सालों में कब का कट चुकी होती, मगर मैं अपने साथ बैटरी वाली लाइट लेकर आया था। मैंने वो लाइट जला ली। फिर मैंने उस कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। बाहर अंधेरा हो चुका था। आसमान से आती चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। खैर, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी ताकि वहां से ठंडी हवा अंदर आ सके।
उसके बाद मैंने पोर्टेबल गैस स्टोव निकालकर उसमें पकने के लिए मैगी चढ़ा दी। करीब 8-10 मिनट लगे मैगी को अच्छी तरह से पकने में। उसके बाद मैंने मैगी खाई। जब मैं मैगी खा रहा था तब मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा, मगर बाहर आंगन में कोई नहीं था। बस तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर की आवाज़ हुई, मानो जैसे किसी ने दरवाजे पर लात मारी हो या फिर कोई भारी चीज फेंक कर मारी हो। मैंने खिड़की से ही उसे आवाज दी, हे कौन है? तो बाहर से आवाज आई, मैं तुरंत खिड़की से पीछे हटा और तब मैंने देखा कि कोई धीरे धीरे से खिड़की के पास आया और अंदर झांकने लगा। मुझे उसका सिर्फ आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल सफेद, आंखें लाल और सूखे हुए होठों पर मुस्कान थी। वो खिड़की के बाहर से छुपकर मुझे देख रहा था और अंदर से मुझे उसका आधा डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। वो कोई बुढ़िया लग रही थी, बेहद भयानक। उसे देखकर मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मेरी अब तक की जिंदगी में मेरे साथ कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी थी, मगर इतनी भयानक चीज मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई थी। और उस वक्त वो बूढ़ी औरत जो खिड़की के बाहर से छुपकर मुझे देख रही थी, वो जरूर कोई भूत ही हो सकती थी, क्योंकि कोई बूढ़ी औरत किसी मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की पर इतने आराम से नहीं लटक सकती थी। वो खिड़की पर खड़ी मुझे देख रही थी और अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। इस बीच उसने एक बार भी पलके नहीं झपकी थी। मैं हिम्मत करके खिड़की के पास गया और झट से मैंने खिड़की बंद कर दी। कुछ देर तक सब शांत रहा और फिर अचानक उस घर की छत पर मुझे कोई चलता हुआ सा महसूस हुआ। मेरा एक मन तो हुआ कि मैं उस घर से बाहर निकलकर भाग जाऊं। फिर मैंने सोचा कि कहां तक भागूंगा, बाहर तो सिर्फ दूर दूर तक जंगल ही था। इसलिए मैं चुपचाप कमरे के कोने में जाकर दुबक गया। कुछ देर तक वो बूढ़ी औरत छत पर चलती रही और फिर वो वहां से सीधा नीचे आंगन में कूदी। मैंने खिड़की की दरारों से बाहर देखा। नीचे आंगन में वो बूढ़ी औरत हवा में कुछ सूंघ रही थी और इधर उधर देख रही थी। और उस वक्त मैंने उसे साफ साफ देखा, उसके पूरे शरीर को। आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था, जिसकी रोशनी में वो बूढ़ी औरत मुझे अच्छी तरह से नजर आ रही थी। वो बुढ़िया ना इंसानों में थी ना ही जानवरों में। वो इंसानों और जानवरों का एक मिश्रित सी जीव नजर आ रही थी। उसके हाथ पैर पतले और लंबे थे। शरीर में ना कपड़ा था ना ही मांस। उसका पूरा शरीर हड्डी का ढांचा नजर आ रहा था। वो चारों हाथ पैरों में खड़ी थी, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और सिर बड़ा और सफेद बालों से ढका हुआ था। उसकी नाक लंबी, घुमावदार और नुकीली थी। वो हवा में कुछ तो सूंघ रही थी। तभी उसने उस खिड़की की तरफ देखा जहां से छुपकर मैं उसे देख रहा था। फिर वो अजीब तरह से जोर से हंसी और वहां से दूर भाग गई। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहीं उसी घर के अंदर रहूं या फिर बाहर निकलकर अपने गांव की तरफ भागूं। बस इसी कश्मकश में मैंने फैसला किया कि मैं सुबह होने तक अंदर ही रहूंगा। मैं वहीं खिड़की के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा, मगर अभी तक रात के 12 ही बजे हुए थे। सुबह होने में पूरे 5-6 घंटे बाकी थे। उस भयानक बुढ़िया को वहां से गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे जंगल में दूर कहीं से किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी, दर्द भरी चीख। कुछ देर तक वो आदमी दर्द में चीखता रहा और फिर वो चीख बंद हो गई। मैं हैरान था, क्योंकि उस जंगल में मेरे अलावा भी कोई था, कोई मेरे जैसा बदनसीब। अब मेरा डर और बढ़ने लगा। बस तभी मुझे उस घर की छत पर बड़ी जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो या फिर कोई कूदा हो। और फिर वो चीज लुढ़कती हुई छत से नीचे आने लगी और धड़ाम से आंगन में गिरी। तब मैंने खिड़की की दरारों से बाहर देखा।
नीचे आंगन में एक आदमी की लाश गिरी हुई थी, मगर उसका सिर नहीं था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि तभी उस कमरे के दरवाजे पर कोई चीज बड़ी जोर से आकर टकराई और दरवाजा भड़ाक से खुल गया और एक गोल सी चीज उछलकर कमरे के अंदर आ गिरी। मैंने रोशनी में उस गोल सी चीज को देखा। वो एक आदमी का कटा हुआ सिर था। डर के मारे मेरी धड़कन 200 की रफ्तार से दौड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां भागूं। बाहर वो अजीब सी डरावनी बुढ़िया थी और अंदर ये कटा हुआ सिर। मैंने झट से उस कटे हुए सिर को उसके बालों से पकड़कर उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे से बाहर फेंक दिया और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो बुढ़िया नीचे सीढ़ियों पर ही खड़ी होकर ऊपर दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरे पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था वो दरवाजा जिसकी सीढ़ियां नीचे आंगन में ही जाती थी और आंगन में वो भयानक बुढ़िया खड़ी थी और उस आदमी की लाश पड़ी थी। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वो भयानक बुढ़िया इस घर के अंदर क्यों नहीं आ रही थी। और घर की हर दीवार, हर कोने को अच्छे से देखा और तब मुझे उस कमरे के कोने में बना हुआ एक छोटा सा मंदिर दिखा। उस मंदिर में भी धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले पड़े हुए थे। मैंने उस मंदिर की धूल मिट्टी साफ की और उसमें रखी हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को हाथ में उठाया और अपने पास रखकर मैं वापस खिड़की के पास आकर चुपचाप बैठ गया। मैंने खिड़की की दरारों से बाहर देखा। नीचे आंगन में वो बुढ़िया उस आदमी की लाश को पैरों के सहारे पकड़कर घसीट रही थी और फिर एकाएक वो हवा में उछलकर कहीं गायब हो गई। बस उसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर छत पर फिर से कोई चीज गिरी और इस बार छत कमजोर होकर टूटकर गिरने लगी और उसके बाद फिर से छत पर कुछ गिरा और छत और कमजोर हो गई और टूटकर गिरने लगी और उसके कुछ सेकंड्स के बाद ही फिर से छत पर कुछ गिरा। इस बार वो भारी चीज छत को तोड़कर घर के अंदर ही आ गिरी। तब मैंने देखा कि वो उसी आदमी की लाश थी जो अभी बाहर आंगन में पड़ी हुई थी, मगर इस बार उसकी लाश की हालत पहले से ज्यादा बुरी थी। उसका पूरा पेट फट चुका था और अंतड़ियां और बाकी शरीर के दूसरे अंग बाहर की तरफ लटके पड़े थे। उसके शरीर का एक एक अंग बुरी तरह से कट फट चुका था। उसकी लाश को देखकर मुझे उल्टी आने लगी और मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे पहुंचा और मैंने पलटकर उस घर की तरफ देखा। उस घर की छत पर वही भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी, अपने अजीब ढंग से आड़े टेढ़े मुड़े हुए शरीर के साथ। वो छत पर खड़ी होकर मुझे देखती रही। मैं नीचे खड़ा उसे देखता रहा। फिर मैं उस जगह से नीचे ढलान की तरफ भागने लगा, इस बात की परवाह किए बिना कि मुझे वहां क्या मिलेगा। पर मैं भागता रहा। मुझे मेरे पीछे से किसी और के भी भागते कदमों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैंने पलटकर पीछे देखा, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा। पर मैं जानता था कि ये वही बुढ़िया है जो मुझ पर हमला करने के लिए मेरे आसपास ही दौड़ रही है और सही मौके का इंतजार कर रही है। मगर वो मेरे करीब नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेरी मुट्ठी में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। भागते भागते मैं उस जंगल से बाहर निकलकर एक सड़क में जा पहुंचा। ये वही सड़क थी जो मेरे गांव को जाती थी, मगर अभी भी मेरा गांव बहुत दूर था। सड़क में पहुंचकर मैंने पलटकर जंगल की तरफ देखा। मेरे पीछे वो जंगल था, वो घना काला जंगल। मैं जानता था कि उस जंगल में अंधेरे में खड़ी वो मुझे देख रही थी, पर खुशकिस्मती से वो मेरे करीब नहीं आ सकी, क्योंकि मेरी मुट्ठी में हनुमान जी की मूर्ति थी। उस भयानक परिस्थिति से मुझे हनुमान जी ने बचाकर बाहर निकाला। इसलिए मैं दिल से हनुमान जी का धन्यवाद देता हूं। जय हनुमान। मेरा नाम निशांत वीजली है। मैं आज आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं, जो मेरे साथ आज से 14 साल पहले घटी थी। मैं उस वक्त अलास्का के एक छोटे से गांव में रहता था
मेरा गांव किसी जन्नत से कम नहीं था। घर से बाहर निकलकर आंखें खोलो तो मेरे गांव की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां देखने को मिलती थी। चारों तरफ हरे हरे मैदान थे, बीच में बहती नदी, नीला आसमान था। वो सब किसी खूबसूरत पेंटिंग के समान दिखाई देता था। लेकिन इन खूबसूरत वादियों के अलावा वहां उस जगह में कई डरावनी चीजें भी थी, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था, या शायद वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उस वक्त मैं 8 साल का था और मेरे डैड एक ट्रक ड्राइवर थे, इसलिए वो लंबे समय तक घर से दूर ही रहा करते थे। कभी कभी तो वो हफ्तों तक घर नहीं आते थे। और मेरी मॉम एक हॉस्पिटल में नर्स थी। कभी कभी उन्हें लेट नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी और मुझे घर पर अकेला रहना पड़ता था। मुझे अकेले रहने की आदत भी पड़ चुकी थी। मुझे अकेलेपन में मजा आता था। वैसे भी हमारे गांव में ज्यादा लोग नहीं थे। वो एक छोटा सा ही गांव था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां भी ज्यादा बच्चे नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे उनसे मेरी अभी तक अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, क्योंकि हमें उस गांव में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। वो गांव, वहां के लोग और वो स्कूल मेरे लिए नया ही था, इसलिए मुझे उनसे घुलने मिलने में काफी समय लग गया था। जब कभी मेरे मॉम डैड की छुट्टी होती तो वो मुझे घुमाने लेकर जाते थे और हम लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाते या फिर जंगल में कैंपिंग वगैरह कर लेते थे। ऐसे ही एक शाम हम देनाली नेशनल पार्क गए। वो एक विशाल फॉरेस्ट एरिया था। वो जगह हमारे लिए नई नहीं थी, मगर उस जगह में हम कम से कम 2 साल बाद आए थे। और जिस जगह पर हमने पहले कैंपिंग की हुई थी वो जगह अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वहां पर लैंडस्लाइड्स की वजह से कई बड़े बड़े पत्थर आ चुके थे। वहां पर एक तालाब हुआ करता था। वो तालाब भी लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हो चुका था। पहले कभी वो जगह खूबसूरत हुआ करती थी, मगर अब उस जगह में कोई भी खास बात नहीं रही थी। तो हम दूसरी जगह की तलाश करने लगे जहां पर हम कैंपिंग कर सकते थे। कुछ दूर जाकर हमें एक जगह तो मिल गई, लेकिन मुझे वो जगह अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जगह एकदम अजीब थी। चारों तरफ घना जंगल था, सामने ढलान थी, पीछे पहाड़ था। एक तरफ एक छोटा सा तालाब था, मगर उसका पानी गंदा और मटमैला सा था। मेरे डैड ने कहा कि जल्दी शाम हो जाएगी और अंधेरा होने लगेगा, और अगर हम ऐसे ही किसी अच्छी जगह की तलाश में घूमते रहे तो मुमकिन है कि हम सिर्फ भटकते रहेंगे। इसलिए आज की शाम यहीं कैंप कर लेते हैं, कल उजाला होते ही दूसरी जगह देख लेंगे। हम वहां उस जंगल में 3 रातों के लिए आए थे। हमारे पास खाने का इंतजाम था, पानी का इंतजाम जंगल से हो जाएगा सोचकर हम आए थे, मगर जंगल का वो तालाब लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हो चुका था। और जिस तालाब के बगल में उस वक्त हम ठहरे हुए थे, उस तालाब का पानी बहुत ही गंदा था। खैर, हमने शाम होने से पहले फटाफट 2 टेंट लगाए। एक डबल पर्सन टेंट था जो मॉम डैड के लिए था, और दूसरा मेरा टेंट था जो कि सेपरेट था। उसमें मैं अकेला ठहरने वाला था। कुछ देर में टेंट लगाकर हमने वहीं पर कैंप किया। डैड आसपास जंगल में घूमने लगे। उनके पास एक मैशेटे थी जो वो हर कैंपिंग ट्रिप में अपने साथ लेकर आते थे, आत्मरक्षा के लिए और लकड़ियां और झाड़ियां काटने के लिए। डैड गए और थोड़ी ही देर में जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आए। फिर हमने टेंट के आगे बॉनफायर जलाया और उसके पास बैठकर हम तीनों ने रात का खाना खाया, जो हम साथ ही लेकर आए थे। बस उसे गर्म करने की जरूरत थी, जो मॉम ने कर दिया था। उसके बाद मैं अपने टेंट में घुसकर लेट गया। मॉम डैड भी अपने टेंट में घुस गए। आधी रात में मेरी नींद खुली, क्योंकि मेरे टेंट के बाहर कुछ हलचल हुई। टेंट के बाहर जल रही आग बुझ चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उस सन्नाटे में मुझे धीमे से जिप खुलने की आवाज आई। वो शायद मेरे बगल में मेरे मॉम डैड वाले टेंट की जिप थी। मैंने मॉम डैड को आवाज दी, मॉम, डैड। तभी बाहर से मेरे डैड की आवाज आई, श्श, आवाज मत करो। मैं समझ चुका था कि आसपास जरूर कोई खतरा है। तभी मुझे हमारे टेंट से कुछ दूरी पर एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी।
ये कुर्राहट किसी भेड़िए या टाइगर जैसे जानवर की थी। तभी मेरे टेंट की जिप खुली और मैंने देखा मेरी मॉम बाहर खड़ी मुझे चुपचाप से बाहर आने का इशारा कर रही थी। बाहर कोई खतरा था और हम उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। मैंने मॉम से धीमे से पूछा, मॉम वो कैसी आवाज थी? मॉम बोली, श्श, आवाज मत करो। उसके बाद मेरे डैड ने अपनी मैशेटें उठाई और हम अपने टेंट और बाकी का सामान छोड़कर वहां से उस जगह से दूर जाने लगे। हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। डैड के हाथ में एक टॉर्च थी जिसके कांच में उन्होंने एक कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उसकी तेज रोशनी कम हो सके। उस टॉर्च की रोशनी रास्ता देखने के लिए काफी थी। बस पापा ये नहीं चाहते थे कि किसी और को उस रोशनी से पता चले कि हम कहां पर हैं। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर हम ऐसे अचानक आधी रात में किस चीज से डर कर वहां से जा रहे थे और आखिर वो आवाज, वो गुर्राहट किसकी थी। अभी हम चलते चलते अपनी कैंप साइट से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि हमने एक जोरदार दहाड़ सुनी और उसके बाद हमारा टेंट, हमारा सामान इधर उधर गिरने की आवाज आने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि हम किसी खतरनाक जानवर से दूर भाग रहे हैं, पर वो कौन सा जानवर था मुझे उस वक्त तक मालूम नहीं था। पर मेरे मॉम डैड जानते थे क्योंकि उनकी आंखों में डर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो टाइगर या भेड़िया नहीं हो सकता था क्योंकि मॉम डैड की आंखों के डर को देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हम जितना हो सके उतनी खामोशी से उस जगह से दूर जा रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और पथरीला रास्ता। अपने डरे हुए मॉम डैड को देखकर मेरा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी चलते चलते मेरे पैरों में एक नुकीला पत्थर चुभा और मैं कराह उठा। मेरी चीख निकल गई। तभी हमारी कैंप साइट से फिर से गुर्राहट सुनाई दी और किसी के भागते कदमों की आवाज हमारी तरफ आने लगी। मेरे डैड ने अपने एक हाथ से मुझे उठाया और दूसरे हाथ में मैशेटे थामी और उस उबड़ खाबड़ रास्ते में अंधाधुंध भागने लगे। मॉम टॉर्च थामे हमारे आगे आगे भाग रही थी और हम मॉम के पीछे पीछे। हम भागते भागते उस जंगल में भटक चुके थे। हमें मालूम भी नहीं था कि हम सही रास्ते में हैं या वापस जंगल के अंदर भागे जा रहे हैं। पर जो भी हो, हमें उस जानवर से दूर भागना था, फिर चाहे हम किसी भी दिशा में भाग रहे हों। उस जानवर के भागते कदमों की आवाज, उससे टकराकर टूटते गिरते पेड़ों की आवाज हम साफ सुन सकते थे। वो हमारे करीब पहुंच रहा था। मेरी मॉम आगे आगे भाग रही थी और मेरे डैड उनके पीछे पीछे। मैं डैड की गोद में था। मेरा चेहरा पीछे की ओर था, उसी तरफ जिस तरफ से वो हैवान हमारा पीछा कर रहा था। और तभी मैंने उसे देखा जिससे हम डर कर भाग रहे थे। वो एक बड़ा सा विशाल सा 12 सींगे जैसा जीव था, मगर वो कोई मामूली 12 सींगा नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो चारों पैरों में दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा मानो जैसे उसने मुझे देख लिया हो, क्योंकि वो ठीक मेरी आंखों में देख रहा था। मेरे डैड अभी भी मुझे गोद में उठाए भागे जा रहे थे, मगर न जाने क्यों वो जानवर दौड़ते दौड़ते रुक गया और 2 पैरों में खड़ा होकर हमें दूर भागता देखता रहा। तब मैंने उसका पूरा आकार देखा। वो एक मंजिला मकान जितना ऊंचा था। उसकी कमर पतली थी, छाती चौड़ी, हाथ लंबे और पैर पतले और मुड़े हुए थे। उसके सिर पर बड़ी बड़ी सींगें थी और उसका चेहरा किसी गाय की तरह दिखाई दे रहा था, मगर बिना खाल बिना मांस के। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे के मांस को किसी ने नोच डाला हो। मैंने अपने डैड से कहा, डैड रुकिए, वो अब हमारे पीछे नहीं आ रहा। मगर डैड भागते रहे और बोले, बेटा उसकी आंखों में मत देखना। मैंने कहा, डैड पर मैंने देख लिया। मेरे डैड भागते भागते धीमे हुए
और उन्होंने पलटकर पीछे देखा। अब हमें पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के। फिर डैड ने मेरी आंखों में देखा और बोले, बेटा क्या उसने तुम्हारी आंखों में देखा था? मैंने कहा, हाँ उसने मेरी आंखों में देखा था डैड, और फिर वो एकदम से रुक गया। उसके बाद डैड ने मॉम के हाथ से टॉर्च ली और उसके सामने का लपेटा हुआ कपड़ा हटा दिया। अब उस टॉर्च से अच्छी खासी रोशनी होने लगी। डैड बोले, अब भागने का कोई फायदा नहीं, हम चाहे कहीं भी भाग जाएं, वो हैवान इसे ढूंढ ही निकालेगा। मॉम बोली, पर हमें कोशिश करते रहनी होगी डेविड, हमें सबसे पहले इस जंगल से बाहर निकलना है। डैड बोले, कोई फायदा नहीं मिशेल, वो इसे ढूंढ ही निकालेगा। वेंडिगो ऐसा ही करते हैं, उसने हमारे बेटे को चिन्हित कर लिया है, वो इसे लेने जरूर आएगा, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। डैड की वो बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि डैड ऐसा कह सकते हैं। एक बाप अपने बच्चे को किसी हैवान के आगे कैसे छोड़ सकता है? पर तभी मेरी मां गुस्से से मेरे डैड से बोली, डेविड तुम कैसे बाप हो? ये हमारा बेटा है, हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते। मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, चाहे वो वेंडिगो हमारे पीछे आए या हमको मार डाले, मैं अपने बच्चे को यहां नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मॉम ने मेरा हाथ थामा और मुझसे बोली, बेटे भागो और जितना तेज हो सके भागो। मगर डैड गुर्राते हुए मुझसे बोले, नहीं निशांत, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से मर जाए? अगर नहीं चाहते तो तुम यहीं रुकोगे। डैड की ये बात सुनकर मैंने मॉम का हाथ छोड़ा और मैं रुक गया। मैंने डैड की तरफ देखा। मेरे डैड अब वो इंसान नहीं रहे थे जिन्हें मैं जानता था, वो अब कोई और ही बन चुके थे। उनकी भौवें ऊपर को चढ़ी हुई थी, आंखों में गुस्सा था, चेहरे में नफरत के भाव थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो अब कोई और ही इंसान बन चुके थे, या शायद वो पजेस्ड हो चुके हों। मॉम मेरे नजदीक आई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, चलो बेटे मेरे साथ चलो। मैंने मॉम का हाथ झटका और कहा, नहीं मॉम, डैड सही कह रहे हैं, अगर मैं आपके साथ आया तो आपकी जान को खतरा होगा। अगर वेंडिगो ने मुझे ढूंढ निकाला तो वो मेरे साथ वही करेगा जो उसने सोचा है, मगर वो आपको भी मार डालेगा मॉम, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा, आप दोनों यहां से जाइए। मैं जब अपने मॉम से बात कर रहा था तब मैंने अपने डैड पर गौर किया। मेरे डैड बड़ी ही बारीकी से अपने इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। फिर वो बोले, मिशेल चलो यहां से, हमें यहां से निकलना होगा। मॉम आंखों में आंसू लिए डैड की तरफ देखने लगी, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो दोनों वहां से चले गए। अब मैं वहां पर एकदम अकेला था। डैड टॉर्च को जलता हुआ जमीन में रख कर चले गए थे। उस टॉर्च की रोशनी के अलावा मेरे चारों तरफ सिर्फ काला घुप अंधेरा था। मैं काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहा। मैं जानता था कि वेंडिगो मेरे पास जरूर आएगा, क्योंकि वो ऐसा ही करता है। वो अपने शिकार को चिन्हित करके छोड़ देता है, यानी कि वो अपने शिकार को चुन लेता है और फिर जब चाहे जहां चाहे अपने शिकार का पीछा करके उसे अपने तरीकों से प्रताड़ित करके मार डालता है। ये सब सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर मैं खुश था कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड को कोई आंच नहीं आएगी। मुझे अपने डैड का वो नफरत भरा चेहरा भी याद आ रहा था कि किस तरह वो मुझे यहां इस हैवान का निवाला बनने के लिए छोड़ गए। ये सब सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मेरी मॉम का वो रोता हुआ चेहरा भी याद आ रहा था और मेरे दिल से आवाज आ रही थी, काश हम यहां आए ही ना होते। तभी मुझे अपने से कुछ दूरी पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई और फिर एक धीमी सी गुर्राहट। मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मैं अपने चारों तरफ देख रहा था और जानता था कि वो हैवान, वो वेंडिगो उस अंधेरे में कहीं तो खड़ा है और वहां से मुझे ही देख रहा है।
डर के मारे मेरी आंखों से आंसू और माथे से पसीना बहने लगा। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मुझे उसकी एक गुर्राहट सुनाई दी। वो गुर्राहट मुझे और ज्यादा डराने के लिए थी। शायद उसे मेरे डर की गंध सूंघने में मजा आ रहा था। और फिर वो हैवान मेरी तरफ बढ़ा, क्योंकि उसके धीमे धीमे कदमों की आवाज को मैं सुन सकता था। फिर वो आवाज तेज होने लगी, क्योंकि वो मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा था। और फिर मैंने अपने सामने अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती देखी, जो मेरी ही तरफ आ रही थी। और फिर उस अंधेरे में से निकलकर वो हैवान प्रकट हुआ, वो वेंडिगो। उसने दूर से ही दहाड़ते हुए मेरी तरफ एक लंबी ऊंची छलांग लगाई। मैं समझ गया था कि मेरा वक्त आ चुका है। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगा कि अगले ही सेकंड वो मेरे ऊपर गिरेगा। वो दहाड़ता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही वो मेरे ऊपर गिरने ही वाला था कि अचानक उसकी दहाड़ एक झटके में बंद हो गई और मुझे मेरे आजू बाजू कुछ भारी भरकम सी चीज गिरती सी महसूस हुई। मैंने डरते डरते आंखें खोली तो देखा मेरे सामने उस वेंडिगो का कटा हुआ सिर पड़ा था और मेरे बगल में उसका धड़। मैंने आंखें उठाकर सामने देखा। सामने हाथ में मैशेटे लिए मेरे डैड खड़े थे। उनकी मैशेटे में उस वेंडिगो का खून लगा हुआ था। मैं डर से कांप रहा था और मेरे डैड हाँफ रहे थे। मैं समझ गया था कि मेरे डैड ने उस वेंडिगो के लिए जाल बिछाया था और मुझे बनाया था चारा। तभी मेरी मां दौड़ती हुई मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। मैंने डैड की तरफ देखा। डैड मुस्कुराते हुए बोले, क्यों पिद्दी, तुझे क्या लगा मैं तुझे मरने दूंगा? मैं दौड़कर डैड के पास गया और उनसे लिपट गया। वो हैवान मर चुका था और मैं भी आजाद हो चुका था। अब मेरे पीछे कोई वेंडिगो नहीं पड़ेगा। डैड ने उस वेंडिगो को झांसा देने के लिए वो नाटक किया था। वेंडिगोज भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को झांसा देकर अपने पास बुलाते हैं। बस डैड ने उनके इसी पैंतरे का इस्तेमाल किया और उस वेंडिगो को बेवकूफ बना दिया। खैर, जो भी हो, हम उसी रात वहां से वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने सोचा कि आखिर वो वेंडिगो वहां आया कहां से, जबकि उनका वजूद तो सिर्फ किस्से कहानियों में हुआ करता था। और अगर उनका वजूद था भी तो आज से हजारों साल पहले। फिर अभी वो आया कहां से? फिर मुझे ध्यान आया कि जब हम उस जंगल में एंटर हुए थे तब हमें कुछ जगह दिखी थी जहां लैंडस्लाइड हुआ था। शायद वो नॉर्मल लैंडस्लाइड नहीं था, बल्कि वो जमीन खोदकर वहां से बाहर निकला था। पर डैड ने तो एक को मार डाला था। पर क्या हो अगर वहां एक वेंडिगो नहीं, कई सारे हों? क्योंकि लैंडस्लाइड सिर्फ एक जगह में नहीं, बल्कि उस जंगल में कई जगहों में हुआ था। मेरा नाम राहुल है। जब मैं क्लास 10th में फर्स्ट रैंक लाकर पास हुआ तब पापा ने खुश होकर मुझे एक नया कैंपिंग टेंट गिफ्ट किया, क्योंकि मेरे पापा जानते थे कि मुझे कैंपिंग करना कितना पसंद है। मैं अक्सर अपने घर के बाहर बहती एक छोटी सी नदी के किनारे बेडशीट का टेंट बनाकर उसमें खेलता रहता था। जब डैड ने मुझे वो नया कैंपिंग टेंट लाकर दिया तब मैं बहुत खुश हुआ। अब मैं टेंट बनाने के लिए बेडशीट का इस्तेमाल नहीं करता था। खैर, उसके 2 साल बाद जब मैंने 12th भी पास कर लिया तब कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने प्लान किया कि हम एक रात जंगल में कैंपिंग करेंगे। मैंने अपने डैड को बताया। मेरे डैड मान गए। बस वो इतना बोले कि जंगल में ज़्यादा अंदर मत जाना और नेटवर्क के दायरे में ही रहना। मैंने डैड को प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह मेरा दोस्त रोहन अपनी डैड की कार ले आया। सबसे पहले उसने मुझे मेरे घर से पिक किया और फिर बंटी और बबलू को उनके घर से पिक किया। उसके बाद हम निकल पड़े अपने ट्रिप पे। वो सफ़र 4 घंटे का था।
दिन में करीब 3 बजे हम एक जंगल के पास पहुंचे। जंगल के बाहर सड़क में हमने कार पार्क की और पैदल जंगल के अंदर घुसे। मौसम सुबह से ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते बारिश होने लगी थी और जंगल के अंदर एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा, क्योंकि बादलों ने उस इलाके को पूरी तरह से ढक लिया था। हम जंगल के अंदर बहुत देर तक पैदल चलते रहे। रोहन ने बताया कि जंगल के अंदर एक बहुत ही खास स्पॉट है जहां पर वो पहले भी कैंपिंग कर चुका है, इसलिए हम उसके बताए स्पॉट की तरफ चलते रहे। रास्ते में काफी घनी कांटेदार झाड़ियां थी और बारिश की वजह से काफी कीचड़ भी हो रहा था। एक फ्लैशलाइट मेरे हाथ में थी और दूसरी बबलू के हाथ में। चलते चलते एक जगह में बंटी कीचड़ में फिसल कर गिर गया और उसने खुद को संभालने के लिए बबलू को पकड़ा, तो बबलू के हाथ से फ्लैशलाइट नीचे गिर गई और एक पत्थर से जाकर टूट गई। अब हमारे पास सिर्फ एक फ्लैशलाइट थी। हम उसी एक फ्लैशलाइट के सहारे जंगल में चलते रहे। चलते चलते हम उस जंगल के बहुत अंदर पहुंच चुके थे। रोहन बोला, बस दोस्तों, हम पहुंच ही गए। उसके कुछ मिनट बाद हम एक साफ समतल जगह में खड़े थे। रोहन बोला कि यही वो जगह है। वो जगह वैसे तो कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बस साफ और समतल जगह थी। इसके अलावा तो वहां कुछ भी खास नहीं था कि हम इतना चलकर वहां तक आए। खैर, अब हम वहां पहुंच ही चुके थे, तो हमने अपना टेंट लगाना शुरू किया। हम 4 लोग थे, इसलिए एक बड़ा 4 पर्सन टेंट हम साथ लेकर आए थे, जिसके अंदर हम चारों फिट हो सके। जब हम टेंट लगा रहे थे, तब हमने गौर किया कि वहीं कुछ दूरी पर एक जोड़ी पुराने बूट्स रखे हुए थे, मानो जैसे किसी ने उन्हें उतार कर वहां पर रखा हो और बाद में जाते वक्त उन्हें वहीं भूल गया हो। लेकिन फिर मेरे मन में सवाल आया कि आखिर वो अपने बूट्स वहां पर छोड़कर क्यों गया, या फिर वो वापस गया ही नहीं। मेरे दोस्त रोहन ने वो बूट्स उठाए और उन्हें वहां से दूर घने पेड़ों की तरफ फेंक दिया। बारिश अभी भी बरस रही थी। ज्यादा तेज बारिश नहीं थी, पर हम बॉनफायर नहीं जला सकते थे, तो हम चारों टेंट के अंदर घुसकर बैठ गए और बंटी कैंपिंग हॉरर स्टोरीज के बारे में बताने लगा। बातें करते करते आधी रात हो चुकी थी। तभी बाहर हल्की बूंदाबांदी के साथ हमें बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसने हम चारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रोहन धीमे से बोला, हमारे अलावा यहां और कौन हो सकता है? उस घने सुनसान जंगल में कौन ही होगा जो आएगा? हमारा ही दिमाग खराब था जो हम रोहन पे भरोसा करके वहां तक आ पहुंचे थे, वरना हम सड़क के किनारे नजदीक ही कहीं रुकने वाले थे। वो कदमों की आवाज धीरे धीरे हमारे नजदीक आने लगी। एक तो बंटी बबलू की कैंपिंग हॉरर स्टोरी सुन के हम पहले से डरे हुए थे, और ऊपर से अब ये डरावनी कदमों की आवाज। हम चारों खामोशी से बाहर से आती उस आवाज को सुनते रहे। हमने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जो यहां से गुजर रहा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो जो भी था हमारे टेंट के आसपास ही टहल रहा था। हम चारों डरे हुए थे, हमारी धड़कनें तेज थी। रोहन ने अपनी जेब से एक पॉकेट नाइफ निकाला और तभी वो कदमों की आवाज हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगी और एकदम हमारे टेंट के बाहर आकर रुक गई। हम साफ महसूस कर सकते थे कि हमारे टेंट के बाहर कोई खड़ा है। रोहन ने गुर्राती हुई आवाज के साथ कहा, हे, कौन है बाहर? हम 4 लोग हैं और हमारे पास गन है। जैसे ही रोहन ने अपनी बात पूरी की, तभी बाहर से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई, मानो जैसे बाहर खड़ा वो शख्स हमारी खिल्ली उड़ा रहा हो। और फिर उसके बाद एकदम खामोशी छा गई, मगर हमें बाहर खड़े उस शख्स की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, भारी खराश भरी सांसों की आवाज। वो एकदम हमारे टेंट के करीब था और फिर वो हमारे टेंट के कपड़े पर कुछ खुरचने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो शख्स अपने नुकीले नाखूनों से हमारे टेंट के कपड़े को खुरच रहा हो। शायद वो ऐसा हमें डराने के लिए कर रहा था,
और उसकी ये कोशिश काम कर रही थी, क्योंकि डर के मारे हम चारों का खून ठंडा पड़ चुका था। बाहर से आती वो सांस लेने की आवाज अब और भी ज्यादा उग्र और भयानक होती जा रही थी। तभी रोहन फिर से बोला, हे, जो कोई भी बाहर है, अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं अपनी बंदूक से गोली चला दूंगा और मेरा निशाना बहुत पक्का है। जाओ यहां से। हम तीनों रोहन को देखने लगे, क्योंकि उसके इस डायलॉग से हमें भी लगने लगा था कि उसके पास सच में बंदूक है, मगर उसके पास सिर्फ एक पॉकेट नाइफ था। बाहर खड़ा वो शख्स फिर से दबी हुई हंसी के साथ हमारी खिल्ली उड़ाते हुए हंसा, मानो जैसे उसे मालूम हो कि हमारे पास कोई गन नहीं है। इससे पहले कि हम कोई और प्रतिक्रिया करते, हमें बाहर से एक और आवाज आई, और वो आवाज थी हमारे टेंट की जिप खुलने की। हम अपनी आंखों से जिप को नीचे जाते हुए देख रहे थे। बाहर वो जो कोई भी था, वो हमारी टेंट की जिप को खोल रहा था। तभी रोहन ने अपना हाथ हवा में उठाया, जिसमें उसने पॉकेट नाइफ पकड़ा हुआ था, और उसने बिजली की रफ्तार के साथ उस चाकू को टेंट की जिप से बाहर निकाला और पूरी ताकत से उस चाकू को अंधेरे में घोंप दिया। वो गहरी दबी हुई हंसी एकदम बंद हो गई। कुछ पल तक तो हम एकदम खामोश रहे और बाहर होने वाली हरकत को सुनने की कोशिश करने लगे। अब तक बारिश थम चुकी थी और बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, मौत सा सन्नाटा। कांपते हाथों से मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और टेंट की आधी खुली हुई जिप से बाहर रोशनी डाल के देखा। तब जो हमने देखा वो देखकर हम सबके होश उड़ गए। हमारे टेंट के एंट्रेंस के एकदम सामने एक जोड़ी बूट रखे हुए थे, और रोहन का चाकू उन बूट्स में से एक बूट में धंसा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।